आपका मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हमला बोला है। 1 और 2,000 की नोट की तरह हो जाएंगे बीजेपी में गए नेता। चुनाव के बाद इन नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं। जिन नेताओं के काल पीछे धंधे वो बीजेपी में गए। पीसी शर्मा ने ये बातें कही हैं। पीसी शर्मा ने सैयद जाफर पर भी हमला बोला। संघ की विचारधारा से सैयद जाफर सहमत तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, सियासी गलियारे से जुड़ी हुई ये खबर, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव की तारीखें सामने हैं, अभी पूरे उम्मीदवारों का इंतजार ही किया जा रहा है और इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये सियासी तंज भी एक तरफ है। बहरहाल सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतांशी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है, इसे किस तरीके से देखें? क्या कुछ स्थिति इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर हम देखें या समझें तो कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, फिलहाल बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है और कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर आज बीजेपी में आके शामिल हुए हैं। ऐसे में देखिए, कांग्रेस नेताओं का गुस्सा कहीं ना कहीं भड़क गया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी में जो लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस में उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह के 1 और 2,000 के नोट हैं जो कि कभी भी बंद हो सकते हैं, चुनाव के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने लगाया कि कई तरह के जो है काले पीले कारनामे नेताओं के चलते थे, जिनके कारण उनको डर सता रहा था, इसलिए जाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा बयान भी दिया है कि कांग्रेस से बीजेपी में गए भाजपा नेता जो है, भाजपा में गए नेता तीसरी पंक्ति के लायक भी नहीं है। साथ ही आपको याद होगा कि हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस से आए नेता को कलदार जो है वो बताया था। ऐसे में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस से आए नेता नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता कलदार हैं। कांग्रेस के नेताओं को डराकर शामिल करवाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा आरोप है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है जरा वो दर्शकों को सुनाते हैं, आप भी सुनिए और फिर आएंगे सवालों पर। ये जो डर रहे हैं लोग, या कहीं न कहीं इनके काम धंधे काले पीले वाले हैं, ये इनकी हालत इस चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि वो कलदार वो बाकी खोटे सिक्के नहीं, ये 500 के, 1000 के, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं ना, वो स्थिति रहेगी, कहीं चलेंगे ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये समझ रहे हैं, लेकिन जो माहौल है आज, जिस तरह की बॉम्बे में रैली हुई है जिसमें सभी विपक्ष इंडिया इकट्ठा था राहुल गांधी जी से, ये 4 जून 2024 को देख लेना, आप सब मामले पलटे हुए मिलेंगे। तो सुना आपने पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा। अमृतांशी, अब जबकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये नेता बुरे भी हो गए हैं और इसके साथ इनका भविष्य भी अंधकार में है, ऐसा पीसी शर्मा कह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये चुनौती तो है, जब तक कांग्रेस में थे सारी चीजें ठीक थी, अब चले गए तो बुरे हो गए, ये एक बयान है। पर सबसे बड़ा मसला मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान दे सकता है और इसका मैसेज भी इस चुनाव से पहले जनता के बीच जा रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं लगता। अमृतांशी, देखिए अमृत, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। ताबड़तोड़ तरीके से रोजाना लिस्ट तैयार होती है, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महासचिव, प्रदेश के पदाधिकारी, कमलनाथ के करीबी हो, पूर्व विधायक हो, ये लिस्ट देखिए बहुत खत्म नहीं हो रही है और लगातार आकर जो नेता है वो शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी एक तरह से 2 रणनीति पर चल रही है। एक, पहला अपने संगठन को मजबूत करना, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना। दूसरा, कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन करना। 29 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। लगातार न्यू ज्वाइनिंग टोली, आप देखिए किसी पार्टी में शायद ऐसा पहला बार हो रहा होगा कि जो दूसरे पार्टी से आ रहे नेता हैं उनके लिए बाकायदा टोली बनाई गई है और नरोत्तम मिश्रा को उसकी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। लगातार आकर नेता शामिल हो रहे हैं, तो वाकई में एक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी कांग्रेस से बनाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से देखिए एक ही प्रेशर बनाया जा रहा है, इससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि कांग्रेस में अनबन तो है कहीं ना कहीं, या शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपने संगठन के नेताओं को, पदाधिकारियों को जोड़कर नहीं रख पा रही है। और यही जो संगठन के पदाधिकारी और नेता हैं पार्टी की नींव कमजोर करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर भी कुछ खास मजबूती के साथ पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हालात हैं कांग्रेस के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांश इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, और अब चुनाव की तारीखें भी सामने हैं, तो इन मामलों को लेकर किस तरीके से बयानबाजी होती है, कितना फर्क पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। डिंडोरी जिले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा बैगा जाति के लोग भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा आदिवासी के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलना था, लेकिन निर्धारित समय में पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी अपलोड न होने की वजह से बैगा आदिवासी समाज के लोग पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए। कैसी स्थिति, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। 82,000 घर हमने बनाया है, 82,000। अभी 2 करोड़ और हमने अभी बनाने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं बने हैं सर। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आया है आज तक बैगा लोगों को एक भी आवास आज तक नहीं मिल पाया। 2 आवास लगभग बैगा जाति का है, बाकी गौड़ का है, दुअक। मतलब कुल कितने बने गांव में आवास? कुल गांव में 3 आवास लगभग बने। कब बनी थे ये आवास? ये 2 साल पहले बने हैं और अभी बन रहे हैं 2 आवास। चुनावों से पहले अपनी सभाओं में नेताओं के दावे आपने सुने, और जिन लोगों के लिए ये दावे हुए उनकी भी बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का बखान गांव के हर कच्चे घर की दीवारों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत इन कच्चे घरों की दीवारें कब पक्की होंगी गांव के लोगों को नहीं पता। डिंडोरी के रहने वाले बैगा जाति के रामचरण बताते हैं कि जनमन आवास योजना के लिए गांव के 142 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन पिछले 2 साल में केवल 3 के ही घर बन पाए। गांव के ही गोरेलाल बताते हैं कि बैगा जाति के लिए बनी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। गांव की ही रहने वाली पुनिया बताती हैं कि ना तो उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हें मिला, ना ही अन्य सुविधाएं। बैगा परिवारों को मिलने वाला 1500 रुपए का लाभ उन्हें जरूर मिलता है। अभी हमने शिकायत जिला डिंडोरी न्यायाधीश जिला कलेक्टर को दिए हैं, सीओ सर मेहदवानी विकास खंड को दिए हैं, जनपद पंचायत इंस्पेक्टर को भी सबको शिकायत दी है। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? उज्ज्वला योजना का भी लाभ बहुत कम लोगों को मिला है, जिसमें बैगा परिवार को भी वंचित ही हैं अभी तक। बैगा जाति के लिए तो सरकार एक से एक योजना चला रही है। बता तो रहे हैं साहब आप लोग, लेकिन हमको तो दिखा नहीं रहा है। तो सब लोग ऐसे ही कच्चे घरों में रहते हैं? सब कच्चे घर में रह रहे हैं। कुछ लाभ नहीं मिले। सब गांव में घूम के देखते हैं तो सब गांव में लाभ मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास हमारे यहीं कच्छु नहीं मिले हैं, हमको भी मिलेंगे। मात्र पैसा 1500 रुपया बैगा परिवार के हिसाब से मिलता है सर, नहीं कुछ नहीं मिलता है। गैस मिला? गैस भी नहीं मिलता है। उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर वगैरह मिला? आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला है। डिंडोरी जिले के हजारों बैगा आदिवासी प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। इस योजना के लिए जिले में सर्वे तो हुआ, लेकिन पोर्टल में नाम शामिल न हो पाने की वजह से बैगा आदिवासियों के कई गांव इस लाभ से वंचित हैं। पंचायत इंस्पेक्टर से जब सवाल किया गया तो वो केवल बहाने बनाते हुए नजर आए, लेकिन एक बार भी विभाग की लापरवाही की बात स्वीकार नहीं की। कोई तकनीकी कमी आ गई होगी जिसके कारण ऐसा हो गया होगा। वो पोर्टल में इनका नाम प्रदर्शित न होने के कारण इनको लाभ नहीं दिया जा सका। डिंडोरी जिले के बैगा आदिवासी भारत की अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है। जिले में एक बड़े हिस्से में बैगा जनजाति बड़े पैमाने पर निवास करती हैं। इन्हें राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है। इस संरक्षित जनजाति की अपनी विशेष पहचान है, लेकिन ये जनजाति बेहद पिछड़ी भी है। ये लोग जिन इलाकों में रहते हैं वहां बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है। बैगा जनजाति के लोग ज्यादातर बेहद गरीब हैं।
ये लोग कच्चे घरों में रहते हैं। आसपास पानी की निकासी, सड़क, पीने की पानी की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिलती। इस बारे में जब क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से पीएम जनमन आवास योजना के बारे में सवाल किया गया और पूछा गया कि कई गांव छूटे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आगे इस पर काम किया जाएगा। वहीं डिंडोरी विधायक और लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम इस मामले पर सवाल पूछने पर अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आए। छूट गए हैं तो उनको शामिल करेंगे, पर 100% उन गांवों को पूरा करना है। अभी मेरे को बताया गया है कि 426 गांव जिनमें इस योजना को हमने अभी टच किया है, जो गांव छूट गए हैं, अभी मेरे पास 2 एप्लीकेशन भी आए हैं, ऐसे गांवों को हम चिन्हित किए हैं और उनको हम शामिल करेंगे। अभी बहुत जगह इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, पर चिंता करने की बात नहीं है। कुछ दिन के बाद दिल्ली में संसद में मैं जनता के आशीर्वाद से पहुंच रहा हूं और ये सारे जो छूटे हुए गांव हैं उनको जुड़वाकर और सभी लोगों को लाभ दिलाने का हम काम करेंगे। कुल मिलाकर सरकारी विभाग की लापरवाही के चलते जिनके लिए योजनाएं बनी उन्हीं को लाभ नहीं मिला। अब सवाल पूछने पर वही जवाब भी मिला जो हमेशा सरकारी लापरवाही पर पूछने पर मिलता है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। एक तरफ केंद्र सरकार पीएम जनमन जैसी योजना चला रही है ताकि विशेष संरक्षित जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ डिंडोरी जिले में अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के 79 गांव पीएम जनमन योजना से वंचित रह गए हैं। अकेले हम बात करें डोकर घाट गांव की तो यहाँ 145 बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। पिछले दिनों पूरे देश में पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 जिले में तेल के दाम कम नहीं हुए। ये 2 बदनसीब जिले हैं खंडवा और बुरहानपुर। देखिए इन जिलों के लाखों लोगों की एक ऐसी तकलीफ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एमपी के खंडवा और बुरहानपुर जिले के लोगों पर हर महीने 6 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है और इस कीमत पर मौज कर रही है तेल कंपनियां। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव कम किए थे, लेकिन खंडवा और बुरहानपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी यहाँ के उपभोक्ताओं को बढ़े हुए दामों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है इसलिए इन उपभोक्ताओं को इस बढ़े हुए दामों में पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, ये आज जानेंगे हम हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। खंडवा और बुरहानपुर के लोगों को घटी दरों पर तेल मिलने की बात तो छोड़िए, उल्टे बढ़ी कीमतों पर तेल खरीदना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के दिनों में नर्मदा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। नतीजतन पुल पर से भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इसी के चलते पेट्रोलियम कंपनियों के टैंकर्स को लंबे फेरे लगाकर खंडवा और बुरहानपुर जिलों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करनी पड़ रही थी और बदले में तब उन्होंने दाम बढ़ा दिए। लेकिन अब इस पुल को फिर से चालू कर दिया गया है। बावजूद इसके पेट्रोल कंपनियों ने अपने दामों में कमी नहीं की। अभी कुछ समय पूर्व एक जो मोटक्का ब्रिज है वो बंद हो गया था, जिससे कि जो पेट्रोल और डीजल के टैंकर थे वो खरगोन साइड से आ रहे थे। उस वजह से खंडवा और बुरहानपुर में पेट्रोल के रेट बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के 1 रुपए 25 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक के रेट बढ़ चुके थे। उसके बाद अब ब्रिज से आवागमन सुचारू चालू हो गया। 20 टन की क्षमता के वाहन वहां से आ सकते हैं, तो जिससे कि पेट्रोल डीजल अब तो सीधे डायरेक्ट आ रहा है। पर जब वो जो उस समय जो रेट बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, वो अभी भी कंपनी द्वारा उसी रेट में दिए जा रहे हैं। तो हम वही मांग करने आए थे कि इसको ठीक किया जाए और बात की जाए, कार्रवाई की जाए जो भी है इसमें। जब खंडवा के अपर कलेक्टर कांशी राम बडोले से बातचीत की गई तो वो कागजी कार्रवाई की बात समझाने लगे। पेट्रोलियम कंपनियों से चर्चा चल रही है, पर पेट्रोलियम कंपनियों के सेल्स मैनेजर से चर्चा हुई। उनके द्वारा कुछ लिखित में एनएचआई से डिमांड की जा रही है। हालांकि लिखित में भी दे दिया है, पर कुछ कंडीशनल लिखित में देने के कारण
उनके द्वारा कुछ स्पष्ट चाहा जा रहा है। इसके संबंध में और आगे चर्चा की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द सकारात्मक इसका परिणाम निकलेगा। एक अनुमान के मुताबिक खंडवा और बुरहानपुर में तकरीबन 10 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो रोजाना पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं। वर्तमान में खंडवा में पेट्रोल 109 रुपए 7 पैसे और डीजल 94 रुपए 25 पैसे मिल रहा है, यानी यहाँ के उपभोक्ताओं को 2 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर देना पड़ रहा है। इस हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए रोज दोनों ही जिलों के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। एक माह में देखें तो ये रकम 6 करोड़ के आसपास बैठती है। 5 से लेके 15 लाख लीटर एवरीडे ये लोग उपभोग करते हैं और 2 रुपया लीटर के हिसाब से एक बहुत बड़ा भार प्रतिदिन यहाँ के उपभोक्ता पे पड़ रहा है। इकट्ठा होकर ये राशि कई करोड़ रुपए हो चुकी है। इसकी एक जांच संस्थापित होनी चाहिए कि ये किसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है और उसके लिए दोषी कौन है, इसकी जिम्मेदारी तय करके दंड भी दिया जाए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग कहते हैं कि प्रशासन मोर टक्का पुल से 28 टन तक के वाहनों को निकालने की अनुमति दे, तभी वो भाव कम करेंगे। फिलहाल इस पुल से 20 टन तक के वाहनों को ही आने जाने की अनुमति है। ये सितंबर में मोटक्का पुल से यातायात भारी वाहन के लिए बंद किया है, उसके बाद से 1 रुपये 38 पैसे लीटर का अंतर आ गया है। 1 रुपये 38 पैसे का खंडवा और बुरहानपुर जिले की जनता के ऊपर भार ज़्यादा है। उसके अलावा में महाराष्ट्र से रेट हमारे और ज़्यादा हो गए, तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना हमें करना पड़ा। हमने हमारे क्षेत्रीय सांसद महोदय ज्ञानेश्वर भाई से बात की, बुरहानपुर विधायक अर्चना दीदी से बात की, उन्होंने PIU NHI से बात की, कलेक्टर सर से बात की है, दोनों ज़िले के कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब को हमने ये बताया है कि सर अधिकतम 28 टन भरी हुई गाड़ी का वज़न जो पेट्रोलियम टैंकर्स का होता है, वो अगर आप अनुमति दे दें तो हमारे तीनों ऑयल कंपनी के सेल्स ऑफिसर इसका फाइल नोट बनाकर मुंबई भेजेंगे, तो वहाँ से ये रेट वापस रिवाइज हो जाएंगे और जो दोनों ज़िले की जनता पर जो अतिरिक्त भार आया है ये कम हो जाएगा। इधर हमने भी हकीकत जानने की कोशिश की कि वाकई पेट्रोल डीजल के वाहनों को लंबा फेरा लगाना पड़ रहा है या फिर नहीं। तो हकीकत ये है कि पेट्रोल डीजल के वाहन मोर टक्का पुल से बेरोक टोक आ जा रहे हैं। बावजूद इसके पेट्रोलियम कंपनियां और पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि उन्हें अब भी फेरा लगाकर आना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर बोर्ड जरूर लगा है कि इस पुल से 20 टन तक के वाहन ही निकाले जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल और गैस टंकी वगैरह मतलब कुछ नहीं रोकते। ये जब से प्रतिबंध लगा है, जब से ये चालू है उन लोगों का, ये खंडवा जाने वाले जितने भी टैंकर और डीजल है उनको कभी नहीं रोका आपने? वो नर्मदा पुल से निकल के जाते हैं। कुल मिलाकर खंडवा और बुरहानपुर के लाखों लोग तेल कंपनियों की मनमानी और सिस्टम की सुस्ती का नतीजा भुगत रहे हैं। NDTV की इस खबर पर लगातार नजर है। उम्मीद है लोगों को जल्द राहत मिलेगी। प्रशासन और पेट्रोलियम कंपनी की आपसी खींचतान के चक्कर में उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, इसलिए उन्हें सस्ता पेट्रोल महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। देखना यह है कि अब ये पेट्रोल कब सस्ता होता है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV। आगर मालवा में नगर पालिका ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाए गए। सड़क पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया था, जिसे हटाने के लिए 4 दिन पहले ही सूचना दी गई थी, जिसके बाद ये अतिक्रमण यहां से हटाए गए। शासन की महत्वपूर्ण योजना कायाकल्प 2.0 अंतर्गत आनंद टाकीज से इंदौर कोटा रोड तक 1 वे रोड प्रस्तावित की गई है। जिस अंतर्गत 1 मीटर चौड़ा डिवाइडर और 5 मीटर दोनों ओर बिटुमेन रोड बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारा कार्य अभी एक तरफ से प्रगति पर है, जिसमें डिवाइडर की खुदाई चल रही है। दूसरी ओर से जो मेन रोड पर अतिक्रमण आ रहा है, जो रोड बनने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। इस हेतु हमने पहले से भी उनको 4 दिन पहले से चूना डालकर संबंधित को अवगत करा दिया गया था कि आप लोग अपना अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया और कुछ लोगों ने नहीं हटाया, उसको नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है।
देवास के एबी रोड पर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। एबी रोड पर खड़े पुलिस के जवानों ने जिन गाड़ियों में बीजेपी का लोगो लगा था या जिन गाड़ियों में अन्य संस्थानों के अध्यक्षों के नेम प्लेट लगे हुए थे, उन गाड़ियों को रोकने लगे और गाड़ी साइड में लगवाकर गाड़ियों की नेम प्लेट और बोनट पर जो लिखा था उसको मिटाने लगे। आप इन तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले खुद ही जिन गाड़ियों में अध्यक्ष और पार्टियों का नाम लिखा हुआ था उसे मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अरविंद चौकसे ने देवास एसपी संपत उपाध्याय से बातचीत की। आदर्श आचार संहिता को लगे कई घंटे हो गए हैं, लेकिन देवास में अभी भी हम बात करें एबी रोड पर कुछ गाड़ियां ऐसी निकल रही है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और करनी सेना का लोगो लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है हम बात करेंगे। देवास एसपी संपत सर बताएं किस तरह से रोड पे कार्रवाई? आदर्श आचार संहिता को लेके जो भी वायलेशन के मामले होते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एमवी एक्ट के भी कुछ वायलेशन के मामले होते हैं उसमें भी कार्रवाई होती है। अपनी चेकिंग भी समय समय पर उसमें लग रही है। इसके अलावा जो नाके हैं वो भी प्रभावशील किए जा रहे हैं। तो चेकिंग पर और नाकों के दौरान निश्चय अगर कोई ऐसा वाहन मिलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर हमने देखा कि अभी एबी रोड पर अभी बस जस्ट ऊपर चढ़े तो रेत की जो है डंपर भी ओवरलोड डंपर निकल रहे हैं और बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट के भी यहाँ से जो यात्री वो निकल रहे हैं। पुलिस का कोई डर ही नहीं है लोगों में। समय समय पे संयुक्त कार्रवाइयाँ होती हैं। कार्रवाई के दौरान जो भी चीज़ मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। सर अभी आचार संहिता लगी, इसके कब से पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें समय समय पर चेकिंग लगाई जाती है और चेकिंग के दौरान जो भी वायलेशन के केस मिलते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ देवास से संपत उपाध्याय ने आपको से कहा पुलिस अपनी चेकिंग कार्रवाई कर रही है। देवास से वीडियो जर्नलिस्ट ओम सेन के साथ अरविंद चौकसे। खबर कटनी से है, जहां दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की 3,81,000 रुपए सहित 3 बाइकों को जब्त किया गया है। वहीं वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 2 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे उसको मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल के साथ, और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने वही जंगल में झाड़ी में जो है इन्होंने एक और मोटरसाइकिल और इनके पास जो लूट की सामग्री थी करीब 3,81,000 रुपए वो भी इनसे बरामद किए। आरोपियों से बातचीत करने के पश्चात पूछताछ करने के पश्चात ये भी पता चला है कि 2 अन्य आरोपी भी इसमें शामिल थे और वो फिलहाल भाग गए और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। खबर विदिशा से, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर चने चोरी के आरोप हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जिले में अलग अलग स्थानों पर हुई कुल 3 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए चने को बेचने के बाद राशि भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर इंदौर से, जहां नाबालिग लड़की के जहर खाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामले में आरोप है कि 3 दोस्त नशा कर रहे थे और इस दौरान विवाद हुआ और नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया। वहीं इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और आला अधिकारी के साथ साथ एफएसएल की टीम ने निरीक्षण किया। मामले की जांच जारी है। पूरी छानबीन के बाद, मौका मुआवना के बाद में हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौके पे हैं, पूरा देखा है। तो इसमें 2 लड़कों के नाम आ रहे हैं जो लड़की के साथ बोलचाल के रिलेशन में थे, आपस में उठक बैठक थी और उनसे कुछ विवाद हुआ है और उस विवाद के बाद घर वालों का कहना है कि बच्ची ने कुछ स्टेप इसमें इस तरीके का उठाया है और संभवतः उसी विवाद के चलते बच्ची ने कुछ इसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो खाया है। अभी हमने पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए लिखा है। जैसी भी उसमें रिपोर्ट आएगी और जैसे भी इसमें साइंटिफिक एविडेंसेज आएंगे और जो कथन घर वालों को होंगे उस हिसाब से अभी हम 305 में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मौसम बदलने के चलते झमाझम बारिश हुई और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश जिससे आम, सब्जी सहित गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी बारिश की तस्वीर देखने को मिली।